Good evening, everyone. Hello, I'm Dr. Kavya Chandel, Assistant Professor, Faculty of Law, Sharda University. Heartily, warmly, and very profoundly welcome you on the platform of Legal Fathom. Legal Fathom is a collaborative effort of I and Mr. Rudra Tomar. We bring people of different streams who share about their journeys, who gives insight and inspire us on the daily basis. Today, we are honored that we have Dr. Nikita Das Bansal with us. She's a sitting magistrate in District Consumer Commission, Mainpuri, Uttar Pradesh. She holds a PhD degree in law. Her qualification includes BSc, MA in Political Science, B.Ed, M.Ed, LLB, and LLM. She also holds various parental responsibilities. She's a mother, she's a worker. Ma'am, we are extremely honored to have you on this platform of Legal Pattern. How are you, ma'am? Uh, Good. Thank you so much, Kavya ji, for this great platform. बहुत खुशी हुई आज आपने मुझे इनवाइट किया है. थैंक यू. धन्यवाद. थैंक यू सो मच, मैम. मैम, अपनी जर्नी के बारे में बताइए. आपकी कैसे शुरुआत हुई एंड हाउ डिड यू रीच टू द पोजीशन वेयर यू आर करेंटली वर्किंग? जी, बताना चाहूँगी स्टार्टिंग से कि बहुत जल्दी अभी करंट में मैं कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन जो अब हो चुका है यूपी, मैनपुरी में पोस्टेड हूँ. और इस पोस्टिंग से पहले काफ़ी लॉन्ग जर्नी मैंने अपनी सर्वाइव की है, उसको पास ऑन किया है विथ द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय फैमिली, माय किड्स, माय हस्बैंड और जो भी हम अपनी फैमिली में देखते हैं. हाँ, बहुत मुश्किल रही थोड़ा-सा अगर मैं बात करूँ तो अपने इनिशियल स्टेज से कि बहुत अर्ली एज में मैरिज हो गई, जो कि पहले हुआ ही करती थी अराउंड 24 इयर्स अगो. शादी के बाद सारी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, कॉलेज जो भी मेरा रह गया था रिमेनिंग, उसके बाद डॉटर हो गई, उसके बाद फिर आई हैव ट्विन्स आल्सो. तो ये सब करते हुए बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करती रही साथ-साथ और अपनी जो भी रिमेनिंग एजुकेशन थी उसको भी कंप्लीट किया. उसके बाद यहाँ सिलेक्शन हुआ और विद ग्रेस ऑफ गॉड मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की, जिन्होंने मुझे हर वक़्त मोटिवेट किया कि नहीं मम्मी अभी भी आप पढ़ सकते हो. और इस एज में अराउंड 45 प्लस मैंने ये पोस्टिंग गेन की है और मैंने यहाँ जॉइन करे हुए अराउंड 3 इयर्स हो चुके हैं. दिस इज़ माय 4th ईयर और बहुत अच्छे से सब कुछ हो पाता है अगर आप चाहते हैं कि आपको जो मुकाम चाहिए, जो रिस्पेक्ट चाहिए, जिस फ़ील्ड में आपको काम करना है, अगर आप उसमें पूरी हॉनेस्टी के संग, पूरी डेडिकेशन के संग लगे रहते हैं, तो एट द लास्ट आपको वो सब अचीव होता है जो आप विश करते हैं. मैम, दैट्स ट्रूली ट्रूली इंस्पायरिंग. आई एम वेरी श्योर बहुत सारे लोग अभी जब इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, वो बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे. बहुत ही वर्किंग फीमेल प्रोफेशनल्स जो कि फैमिली में इन्वॉल्व हैं, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं साथ साथ में, दोनों चीज़ों को बैलेंस आउट कर पाएंगे. मैम, आपके लिए बेसिक मूल मंत्र फॉर सक्सेस क्या है? कंटिन्यूइंग स्टडी, अपने आप को अपडेट रखना, करेंट टॉपिक को जानना, समझना और जिस फ़ील्ड में हम हैं, लॉ में इनफैक्ट आप और मैं, ये एक ऐसा फ़ील्ड है जिसमें आपको मैं कहूँगी या तो आप डॉक्टरेट भी हैं या आप मेडिकल फ़ील्ड में हैं. जिस तरह से मेडिकल फ़ील्ड में अलग-अलग चीज़ें इन्वेंट होती रहती हैं, अलग-अलग तरीके इन्वेंट होते रहते हैं फॉर द ट्रीटमेंट, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, उसी तरह से लॉ में भी मुझे लगता है कि डे बाय डे हमारे सिनेरियो बदलते रहते हैं, लोगों की सोच बदलती रहती है. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट जिस तरह से हमारे सोसाइटी को एक वे देना चाहते हैं, जो एक डेवलपमेंट की तरफ ले जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके व्यू पॉइंट्स सोसाइटी के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से बदलते रहें. आप उसमें और ज़्यादा मॉडिफ़िकेशन करते रहें और सोसाइटी को आगे बढ़ाएँ और नई-नई चीज़ों को ग्रैस्प करें और नए-नए रूल्स, रेगुलेशंस जो भी आते रहते हैं, उनको अच्छे से पढ़ें, उनको समझें और उनको किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है थ्रू योर गिविंग जजमेंट, थ्रू योर पासिंग जजमेंट और वो सब चीज़ें आपकी एक शैली में दिखाई देनी चाहिए. जो भी बदलाव
जो भी व्यूज़ जो कि ऑनरेबल जजेस के थ्रू, रिस्पेक्टेड जजेस के थ्रू, वेदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पास ऑन होते हैं, आप उनको लोअर कोर्ट्स में भी उसी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करें। तो ये मुझे लगता है कंटिन्यूइंग स्टडी का एक एरिया है, जिसमें आपको अपने आप को अपडेट करना, सोसाइटी को उस तरफ ले जाना, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपको हमेशा ही करनी चाहिए, आपको, मुझे, जो भी इस फील्ड में है। जी, बिल्कुल। मैम, स्टूडेंट्स को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, भले ही वो जुडिशियल सर्विसेज़ हो, यूपीएससी हो या फिर लॉ से रिलेटेड यूजीसी नेट हो? जी, बिल्कुल। मैं यही कहूँगी कि फ़ेथ रखें गॉड पर, अपने आप पर, और आपकी सराउंडिंग्स जो भी रही हों, जो भी सिचुएशंस रही हों, जो भी परेशानियाँ आपके साथ हैं, वो हमेशा रहेंगी। उसके लिए कोई और एक जादू होने वाला है, किसी एक दिन ये जादू होने वाला है, किसी एक दिन ये परेशानियाँ ख़त्म होने वाली हैं, किसी एक दिन मैं पढ़ने वाली हूँ, या किसी एक दिन ये हो नहीं, ये कंटिन्यूइंग है। आपको रोज़ स्टडी करनी है, रोज़ अपने उन्हीं शेड्यूल्स में से, बीइंग अ मदर या बीइंग अ फीमेल, आपको कोई अलग से टाइम कभी नहीं मिलेगा। 24 आवर्स वही हैं जो सबके पास हैं। आपको उसी में से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने काम, अपने और जो भी आपके पास हैं, आपकी सराउंडिंग्स है, उन्हीं में से आपको कुछ टाइम अपने लिए, अपने वैल्यूएबल टाइम में से ही निकालना होगा, और उसमें हमेशा लगे रहिए, तो एट लास्ट आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है, अगर आप अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं और कंटिन्यू करते रहते हैं। जी, बिल्कुल मैम। तो मैं कंसिस्टेंसी, यही कहना हार्ड वर्क। चाहूँगी स्टूडेंट्स को। जी, मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर यू आर डूइंग एन आईएएस और पीसीएस और एनी एनी फील्ड ऑफ द कॉम्पिटिशन्स, आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है, और एट द लास्ट आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। जी, बिल्कुल मैम, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क बहुत ही क्रूशियल होता है। आप जॉब में क्या मेजर चैलेंजेस फेस करते हैं डे टू डे बेसिस पे, बीइंग फीमेल जुडिशियल मजिस्ट्रेट? बिल्कुल, बताना चाहूँगी, मुझे भी लगता है कि अभी भी जो परसेंटेज ऑफ फीमेल हैं हमारी फील्ड में, एज़ अ जुडिशरी अगर आप देखते हैं, एज़ अ जुडिशियल मैम करते हैं, वहाँ अभी भी बहुत सारी फीमेल परसेंटेज पहले तो बहुत कम है। मुझे तो लगता है बहुत कोर्ट्स की भी नंबर ऑफ कोर्ट्स बहुत कम है। जिस तरह से हम अपने सोसाइटी में देख रहे हैं, जो भी फेस हमें करना पड़ता है, वेदर क्रिमिनल और सिविल्स, और मल्टीपल मैटर्स आपके कोर्ट में आपको फेस करने होते हैं, उस हिसाब से कोर्ट्स की नंबर भी बहुत कम है, और उसमें काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, बट हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम जो कर सकते हैं वो यही है कि आप जिस भी काम को करें पूरी लगन से करें, ईमानदारी से करें। और ये तो है कि परसेंटेज ऑफ वुमेन कम है, तो आपको कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। जैसे अभी रिसेंटली बताऊँ तो मुझे लगता है कि सिटिंग अरेंजमेंट भी हम्म। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में या जुडिशरी में उस तरह से नहीं होता। चैम्बर्स है या इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, या बहुत सारी फैसिलिटी जो फीमेल्स को सेपरेट चाहिए, वो भी अभी गवर्नमेंट सेक्टर्स में या गवर्नमेंट ऑफिसेज में उतनी अच्छे से प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं, जिसके लिए शायद गवर्नमेंट को और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमें अलग से एक चैम्बर जो नहीं मिलता है या नहीं दे पा रही है सरकार, वो उनकी अपनी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि इतना नहीं है फंड, जो टाइम पर वो फंड रिलीज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी बहुत कमियां हैं, जिसको सुधारने की ज़रूरत है। दूसरा मुझे लगता है कि अभी भी जो एक माइंडसेट है, मैं अगर अपने आप को देखूं, तो एज अ मजिस्ट्रेट जब मैं बैठती हूँ, बहुत सारे सीनियर मेंबर्स या सीनियर लॉयर्स जब सामने खड़े होते हैं, तो एक माइंडसेट है कि ये फीमेल हैं। और इनिशियली तो बहुत ज़्यादा चीज़ें लगता था कि वो लोग ऐसा लगता था उन्हें कि ये नहीं जानती हैं, यंगस्टर हैं या अभी जॉइन किया है, इनको नहीं पता होगा। बट मैं ये कहना चाहूँगी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, कि आप अपने नॉलेज से, अपने सब्जेक्ट की कमांड से सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको टाइम टू टाइम अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, जहाँ भी आप हों। और फीमेल को मुझे लगता है और ज़्यादा अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि सोसाइटी आपको और सीरियसली ले। तो मुझे यही लगता है। जी, जी, बिल्कुल। मैम, आपकी कोई इंस्पिरेशन या आपने किससे इंस्पायर होके जुडिशियल सर्विसेज को सर्व करने की सोची?
जी जब भी पढ़ाई करते थे हम लोग उस समय भी तो कॉम्पिटिशन की तैयारी जब लॉ किया, तो बहुत लगा कि सोसाइटी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद उनको बदलने की ज़रूरत है। और अगर आप देखें तो जो भी बदलाव है वो 2 ही तरह से आ सकता है, या तो आप नेता बन जाइए, पॉलिटिक्स में जी। आ जाइए जी। और या फिर आप नॉट फॉर डाउट कि जुडिशरी में आ जाइए। हम्म। जुडिशरी के पास भी वो बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा कमांड है कि वो सोसाइटी में फैले हुए क्राइसिस को या बुराइयों को मैं कहूँगी कि दूर करने की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी रखती है। तो एक तरफ ये देखा जाता है कि लॉ इस तरह से बना हुआ है, चलिए वो उसमें हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है या उसमें हमारी कंट्रोल नहीं है। बट जो भी लॉ एंड ऑर्डर पास होता है, अगर वो ठीक नहीं है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस पे एक्शन लेते हैं और लोअर कोर्ट उस तरह से काम करती हैं, तो जुडिशरी हैव अ ग्रेट पावर टू चेंज द सोसाइटी, टू वेलफेयर, डूइंग एनीथिंग फॉर द सोसाइटी और पीपल ऑफ इंडिया। ओके मैम। सो मैम, कोई एक स्पेसिफिक पर्सन जिसको आपने हमेशा अपनी लाइफ में आइडलाइज किया है लीगल सिस्टम में, लीगल वर्ल्ड में? जी, बिल्कुल। जी। मुझे लगता है मेरे टीचर रहे हैं मिस्टर अभिनव मिश्रा जी। बहुत जी। अच्छे से मुझे लगा कि हर तरह की बात अ, हर व्यू, हर हर क्वेरी को सॉल्व करने के लिए वो कैपेबल थे और उन्होंने टाइम टू टाइम मुझे और कहूँगी कि मेरे और भी टीचर्स अगर मैं बात करूँ तो यहीं हमारे आगरा में ही राय सर भी रहे हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छे से क्वेरीज़ को जो भी असल में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी लगती हैं जो सिस्टम में नहीं होनी चाहिए। तो हम्म। उस समय हमारा एक एस्पेक्ट जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने का, चीज़ों को देखने का, अगर उसको एक सही दिशा मिल पाती है, तो हम आगे जाकर और अच्छा अचीव कर पाते हैं और कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो ओके। वो व्यू को पॉज़िटिव बनाने के लिए, उसको एक सही दिशा में ले जाने के लिए मेरे टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा और सबने फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया, तो मुझे लगता है कि मैं अपने टीचर्स, अपने गुरु को ही अपना आइडियल मानती हूँ। जी। तो मैम, अगर आप जुडिशल सर्विसेज नहीं ज्वाइन करते तो आप फिर कहाँ होते आज? डॉक्टरेट की डिग्री भी है मेरे पास, तो मेरा हमेशा से था कि मैं बीएड एमएड करने का भी मोटिव सिर्फ़ इतना ही था कि अगर मुझे कुछ आता है, मुझे लगता है कि ये मेरा पॉइंट ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट ठीक ही हो, बट मुझे लगता है। तो अगर मुझे लगता है, आई फ़ील दैट कि ये एस्पेक्ट इस तरह से सोचा जा सकता है, इसको स्टूडेंट इस तरह से समझ सकते हैं, तो मैं अपनी बात को कहने के लिए सोचती थी कि मैं शायद मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि मैं अपनी बात को कह सकती हूँ और सभी के सामने बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बात रख सकती हूँ। तो मुझे लगा कि शायद टीचिंग जॉब भी अच्छा है मेरे लिए, इसीलिए बीएड एमएड किया। उसके बाद अभी पीएचडी कंप्लीट करी है रिसेंटली 2 इयर्स बैक। तो ये सब देखकर मुझे लगता है कि शायद मैं ये ना होती तो शायद मैं प्रोफ़ेसर ही होती। ओके, जैसे कि मैम आपने अपनी पीएचडी के बारे में बताया, आपकी पीएचडी डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है, द प्री एंड पोस्ट पैंडेमिक एरा। कोई स्पेसिफिक रीजन आपने ये पर्टिकुलर टॉपिक चूज किया? जी, बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी। ये इनफैक्ट मेरे जब पीएचडी का वाइवा दिया था अपना लास्ट, तब भी ये क्वेश्चन आया था और मुझे तब भी सडनली एक ही बात क्लिक करी थी कि मेरी एक फ्रेंड थी जिसने इस डोमेस्टिक वायलेंस को बहुत पास से फेस किया और मैंने उसको बहुत नज़दीक से समझा। और मुझे लगा कि इस पर हमें बात करनी चाहिए, जो कि शायद अब बात नहीं होने लगी है। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि बहुत कुछ हो रहा है, वुमेन्स अब बहुत एम्पावर हो गई हैं, बहुत एम्पावरमेंट हो गया है। एजुकेशन के फील्ड में भी हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं। ये सब ठीक है, बिसाइड दैट ऑल ऑफ थिंग्स बट अगर आप पास से देखें तो अभी भी मुझे लगता है डोमेस्टिक वायलेंस ने अपना रूप बदल लिया है। अब वो शायद फिजिकल वायलेंस से ज़्यादा मेंटल, इमोशनल की तरफ बढ़ गया है या ये कहिए टर्न हो चुका है। अब फिजिकल वायलेंस एक मुझे लगता है कि एक लोअर कास्ट या फिर बहुत लिमिटेड पर्सन्स के बीच में रह गया है। जबकि इमोशनल, मेंटल और इकोनॉमिकली वायलेंस जो है, उसने अपना जो एरिया है, जो परसेंटेज है वो सोसाइटी में ज़्यादा बढ़ा लिया है। अगर आप वर्किंग लेडीज़ को भी देखें, मैंने अभी रिसेंटली इसी पर स्टडी की, तो मुझे लगा कि वर्किंग लेडीज़ भी चाहे उनके अकाउंट में अच्छा खासा अमाउंट आ रहा है उनके सैलरी के ग्राउंड पर, बट शी डोंट कंट्रोल हर इनकम और शी डोंट कंट्रोल या डजंट कंट्रोल हिज फाइनेंशियल मैटर्स।
वेयर शी इज गोइंग टू इन्वेस्ट हर मनी, कहाँ करना है वो भी, और कहाँ किया गया है वो भी। तो दोनों ही चीज़ों में मुझे लगा कि ये भी इट्स अ फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। और आफ्टर या प्री पैंडेमिक एरा जो मैंने अपने स्टडी में भी कंक्लूड किया है, जिसमें मुझे लगा कि ये चीज़ें कोविड के टाइम पर ज़्यादा देखने को मिली। फिजिकल वायलेंस भी बढ़ा, मेंटल, इमोशनल और फाइनेंशियल वायलेंस भी बढ़ा। बस क्योंकि उसमें ये हुआ कि जब दोनों लोग या पूरी फैमिली रोज बैठने लगी, तब ये पता चला कि इकोनॉमिकली भी कहाँ स्टेबिलिटी है फीमेल्स के पास। उनके पास अपनी अपनी सैलरी का भी कुछ पता नहीं है, अगर वो वर्किंग है तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है वो भी पता नहीं है। अपनी बात को कहने की सोसाइटी, अगर फैमिली में भी 10 लोग बैठे हैं और अगर उनकी बात को तवज्जो नहीं दी जा रही है, उनकी किसी भी डिसीजन में, मैं तो कहती हूँ छोटी सी फैमिली के डिसीजन में भी अगर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, तो वेयर इज द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो हमें तो अपने सराउंडिंग्स में इतना एम्पावरमेंट कहीं दिखाई दे नहीं रहा है। और आप देखिए कहीं दिख रहा हो तो, मतलब मुझे यही जी लग रहा है कि अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है इन दिस फील्ड। जी मैम। अभी तक आपकी जहाँ पे भी पोस्टिंग रही है, आपको सबसे अच्छा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आपको काम करते हुए बहुत ही आपने एंजॉय किया हो या आपने रिलेट किया हो, कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट? हाँ बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट अगर हम देखें तो आपका नोएडा बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट रहा है। और मेरी तो अभी ये फर्स्ट पोस्टिंग है। इस सवाल का बहुत अच्छे से क्लियर जवाब देना मुश्किल है मेरे लिए, बिकॉज जी। फर्स्ट पोस्टिंग ही है। तो लेकिन जितना हमने सुना है कि इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप बहुत थोड़ा भी मतलब एजुकेटेड, या मैं कहूँगी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा फर्क होता है। और फर्क मुझे लगता है सिर्फ आप इंफ्रा पे काम शायद देख सकते हैं कि हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका ज़्यादा वेल सेटल होता है, वेल स्ट्रक्चर्ड होता है। बट लोगों की सोच वही की वही है, बहुत ज़्यादा फर्क आप नहीं देख पाएंगे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो। जी। देश में मैम अभी भी कौन से ऐसे नियम हैं जहाँ पे कानून अभी भी पीछे है? कोई स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे कानून अभी भी पीछे है और वहाँ पे लॉ का इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा अच्छे से होना चाहिए? उसके बारे जी में हमें बताइए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि पॉस्को में हमें और भी काम करने की ज़रूरत है। वेदर यू आर गोइंग टू थ्रू द वुमेन और बच्चे, तो उनके अगेंस्ट जो भी वायलेंस है, उस पर भी हमें और स्ट्रिक्ट रूल बनाने की ज़रूरत है और इम्प्लीमेंटेशन। मुझे लगता है जुवेनाइल के एरिया में भी हमें काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको कि बहुत मैं ये कहना चाहूँगी कि उसको थोड़ा सेपरेट कर दिया गया है, कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा है। इफ द पर्सन, इफ द बॉय और द गर्ल आर दे आर जुवेनाइल, तो जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है उन जुवेनाइल, जो आप उसको जेल तो नहीं कहेंगे, रिफॉर्म जो होम्स हैं, उनकी हालत भी इतनी अच्छी नहीं है कि वहां से किसी तरीके का कोई रिफॉर्म हो सके। तो मुझे लगता है उस फील्ड में भी हमें काम करना चाहिए कि जुवेनाइल अगर कोई क्रिमिनल है या कोई कल्पित हुआ है, या ड्यूरिंग दिस ट्रायल पीरियड भी जिस तरह जुवेनाइल रिफॉर्म होम में भेजा जाता है, उनकी सिचुएशन डिस्ट्रिक्ट वाइज उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अगर आप कंपैरिजन करें एनीथिंग डेवलप्ड कंट्रीज, उस तरह से हम्म। जुवेनाइल आज भी हमारे यहाँ नहीं है। और जुवेनाइल कहिए, और उसके साथ ही हम इम्प्रिजमेंट या प्रिजनर्स जो हमारे प्रॉपर जेल है, उन पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा हैं, फैसिलिटी बहुत कम है, और स्पेस भी वहाँ बहुत कम है। तो उस फील्ड में हमें काम करने की मुझे ज़्यादा लगता है कि शायद ज़रूरत है। जी। मैम, लोगों की समस्याओं को पहले के तौर पे और आजकल के तौर पे आप कैसे भापेंगे? पहले क्या समस्याएं रहती थी और आजकल के टाइम पे क्या समस्याएं हैं? क्या कुछ डिफरेंस आया है समस्याओं में? जी बिल्कुल, प्रॉब्लम्स मुझे लगता है अब अगर हम वुमेन के एस्पेक्ट से देखें, तो पहले हम्म। शायद अभी रिसेंटली भी एक प्रोग्राम था जिसमें मैंने यही बात कही थी। मुझे लगता है कि मेरा ये मानना है कि पहले की वुमेन्स अगर देखा जाए तो मेरी आपकी मदर या फिर ग्रैंड मदर, दे होल्ड द वेरी स्टेबल और द बेटर कंडीशन इन द हाउस बिसाइड हम्म। अस। ये इस तरह से भी ले सकते हैं कि वो लोग बहुत बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से कैरी कर पाती थी। उनका मेंटल जो पीस था वो बहुत स्टेबल था। आजकल हम बहुत ज़्यादा काम और नंबर ऑफ फील्ड में काम करने की वजह से
उन चीज़ों को जो कि हमारी एक रूट हुआ करती थी, कि घर पर होल्ड हो, अपनी बात आप कह सकें, आपकी घर की हर एक चीज़ पर या हर एक नहीं तो नंबर ऑफ चीज़ पर आपका एरिया जो है वो आपकी पहुँच में हो, आपके कंसेंट के साथ आगे चलता हो। तो वो चीज़ें जो पहले ज़्यादा हुआ करती थी, आज मुझे लगता है वो कम हो गई हैं, बिकॉज़ वुमेन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ उस तरह से नहीं हुँ, हुँ। तरह से लेनी चाहिए। अगर वर्किंग है तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं न कहीं छूट रही है। अगर घर में ही है तो वो उस गिल्ट में रह रही हैं कि मुझे भी बाहर जाके कुछ काम करना है, मेरी लाइफ़ ऐसी हो गई है, अब तो मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। तो मतलब बोथ आर अनसैटिस्फाइड, जो हमारी मेंटल पीस है वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रही है। तो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने की ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम में, और शायद अगर आप मेंटली हेल्दी होंगे, तो आप हर तरह से चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँगे। तो जी, मुझे यही बिल्कुल। लगता है। जुडिशियल सर्विसेज़ की प्रिपरेशन के दौरान आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग फ़ेज़ क्या था? उसके बारे में कुछ चर्चा करिए। जी। अ, बताना चाहूँगी कि जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था पीसीएसजे का, उस समय मैं बहुत ये कहिए कि फर्स्ट बेबी मेरा हुआ था, माय डॉटर एल्डर वन, और उस समय सिर्फ़ 15 या 20 ही दिन हुए थे आफ्टर माय डिलीवरी, और मुझे लखनऊ जाना था जहाँ मेरा पेपर था। और वो फर्स्ट टाइम था जो मुझे उसको ड्रॉप आउट करना पड़ा, कि मुझे परमिशन नहीं मिली पेपर के लिए, कि इतनी देर नहीं बैठ पाओगी, मेंस नहीं लिख पाओगी, ये तुमसे नहीं होगा। तो जबकि मैंने कोशिश बहुत की सबको कन्विंस करने की, बट आई कांट हेल्प इट, बिकॉज़ वो कंडीशन ऐसी थी कि फर्स्ट बेबी था, और आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें और भी देखनी पड़ती हैं, फैमिली और ये, तो वो जो एक चांस था वो मिस हुआ। और उसके बाद लेकिन बहुत सारे चांस आए जिसमें कई सारी बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आईं, कभी एक पेपर हुआ, कभी कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स घर में आती रहीं हमेशा ही, क्योंकि फैमिली होती है तो अच्छे-बुरे दिन सब आते हैं। और अनफॉर्च्युनेटली कि जब मेरा पेपर का टाइम आता था, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था। एक बार हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड पेपर देने गए थे, वो ज़्यादातर मुझे मेरे संग चलते ही थे फॉर माय मॉरल सपोर्ट। तो हम लोग वापस जब आ रहे थे इलाहाबाद से, तब मेरा एचजेएस का मेंस था, और मैं जब पेपर देकर आ रही थी, और हमारा बहुत ही क्रूशियल एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उनको काफ़ी चोट आई, और उनका पूरा बैक जो स्लिप डिस्क था वो काफ़ी अनलोकेटेड हो गया, तो वो पूरा डिस्टर्बेंस हो गया, पूरा 1 साल उनका ट्रीटमेंट चला, एंड आई वाज़ फीलिंग सो गिल्ट कि मेरी वज़ह से, जबकि सबने बोला, और मुझे ये खुद लगा कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, लेकिन फिर भी वो जो फीमेल माइंडसेट होता है कि शायद मैं नहीं गई होती, शायद आप नहीं गए होते, तो ये, लेकिन होना था, तो 1 साल वो पूरा टाइम पीरियड उसी तरह से बिताना पड़ा। तो ये कुछ-कुछ छोटे-छोटे हैं स्टेप्स जहाँ, लेकिन अल्टीमेटली आपको, अगर आप फ़ेथ रखते हैं, तो आपको वो गोल अचीव आप कर पाते हैं, और फाइनली एंड वेल इज़ ऑल वेल। तो आई मैं एम यही श्योर कहूँगी। ही इज़ फाइन नाउ। हाँ, यार श्योर। जी, बिल्कुल, अब सो तो बहुत ठीक है। कहा जाता है एक सक्सेसफुल मैन के पीछे उसकी वाइफ का हाथ होता है। आपकी जर्नी और आपकी सक्सेस के पीछे किसका हाथ था? अनडाउटली मेरे हस्बैंड का, और बच्चों का भी मैं कहूँगी, बिकॉज़ दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग कि अभी मम्मी का पेपर है, अभी मम्मी को बाहर जाना है, तो इस बार हम समर वैकेशन कहीं नहीं जाएँगे, विंटर वैकेशन कहीं नहीं जाएँगे। मतलब ये लोग वेट करते थे कि कब मम्मी फ्री हों। तो अभी जब से पोस्टिंग हुई है, हम हर समर वैकेशन टच टच वुड कि हम लोग जाते हैं, मैं उनको पूरा टाइम दे पाती हूँ, तो दे आर सफर्ड वेरी मच। तो अब मुझे लगता है कि मैं जितना उन लोगों को टाइम दे सकूँ, और हस्बैंड एंड माय फैमिली दे आर वेरी सपोर्टिंग, और मैं अपनी सक्सेस का पूरा क्रेडिट नो डाउट हस्बैंड को और बच्चों को दूँगी। Thank you so much, ma'am, for sharing your extremely inspiring journey with Legal Fathom. I'm sure many people, billions and millions of people, are going to be inspired by your journey. Thank you so much for finding out the time from your busy schedule. Have a nice day. थैंक यू सो मच। Thank you.